नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चंडीगढ़ चुनाव की। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से अवैध घोषित किया था, यानी कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा जिस प्रकार से इल्लीगल काम किए गए और आम आदमी पार्टी के मेयर को बाहर करने का प्रयास किया गया, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि मनोज सोनकर जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनको जिताने का प्रयास किया। इसमें हम लोगों को कुछ अंदरूनी चीज़ों को समझना चाहिए। कहीं ये वैसा ही गेम तो नहीं हो गया जैसा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ था। कहीं ये वैसा ही गेम तो नहीं हो गया जैसा कि पहले से होता आया है कि कैसे किसको कहाँ फंसाया जाए। अनिल मसीह नाम से ही आप समझ सकते हैं कि अनिल यानी कि हिंदू और मसीह यानी कि ईसाई। ऐसा व्यक्ति जो कि हिंदू रहते हुए ईसाईयत को फॉलो करने लगा, जो अपने पूर्वजों को भूल गया, जो अपने पूर्वजों के संस्कारों को भूल गया, जो अपने पूर्वजों से हटकर अब ईसाई बन गया। मैं इनको भटका हुआ इंसान कहता हूँ। भटका हुआ इंसान 2021 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 2021 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो चंडीगढ़ माइनॉरिटी सेल का उपाध्यक्ष या कोई पोस्ट रखता है, और फिर इस चुनाव में वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाता है। नॉमिनेटेड काउंसलर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो जाता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहते हुए वो व्यक्ति ज़बरदस्ती कुछ बैलेट पेपर्स पर साइन करता है ऑन कैमरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सबको मालूम है कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हैं। ऑन कैमरा जो उस पर साइन करता है, साइन करने के बाद उसको इनवैलिड घोषित करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब उसकी तलब होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो ये स्वीकार भी करता है। क्या स्वीकार करता है? वो ये स्वीकार भी करता है कि बैलेट पेपर्स पर उसने साइन किए और बैलेट पेपर के साथ उसने छेड़छाड़ की। अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति ऑन कैमरा, जिसको गलत करना होता है वो कैमरे के सामने नहीं करता। एक व्यक्ति ऑन कैमरा ऐसा करता है जिसकी फुटेज, चूँकि वहाँ पर सरकार बीजेपी की बन चुकी थी, फुटेज गायब भी की जा सकती थी, जिसकी फुटेज भी रिलीज़ हो जाती है, और वो व्यक्ति सबके सामने उसको साइन कर करके इधर उधर करता है। ऐसा ही नहीं, नीचे लोग भी बैठे हुए हैं, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को स्वीकार भी करता है। ये किसी बड़ी साजिश की निशानी तो नहीं हो रही। बंगाल में क्या हुआ था? बंगाल में लोकसभा के चुनाव के टाइम पर, पिछली जब लोकसभा का चुनाव आया तो उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव आया, उस समय पर एक बड़ी संख्या जो कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की थी, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद पूरे चुनाव की प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए और ममता बनर्जी सत्ता में आई, वैसे ही वो सारे धीरे धीरे करके वहाँ वापस चले गए। अब वापस चले गए, इधर आए थे, वापस चले गए, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि वापस जाने के बाद उनको वही वैभव फिर से मिला जो वैभव वो पहले रखते थे। भाई सीधी सी सिद्धांतता बात है कि जो व्यक्ति गद्दारी करके गया है वो वापस आएगा तो कुछ समय उसको निष्ठा दिखानी पड़ेगी, उसके बाद उसको अपने पुनः उन स्थानों पर बिठाया जाएगा, या नहीं भी बिठाया जाता बहुत बार। लेकिन वहाँ बंगाल के मामले में ये हुआ कि वो लोग गए, चुनाव लड़वाया, अंदर से गड़बड़ किया, गड़बड़ करने के बाद चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हरवाया, हरवाने के बाद पुनः टीएमसी में वापस आए और उसी स्थान को प्राप्त किया जिस स्थान पर वो जाते समय थे। ये अपने आप में कुछ बता रहा, सत्यता क्या है ये तो मन में ही जानते होंगे, लेकिन ये संभावनाएं हैं कि वहाँ पर एक बड़ा गेम हुआ था। दोषी कौन, मैं नहीं जानता। किसके लिए आक्षेप लगाए, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक संभावना है कि उस मामले में भी ममता बनर्जी ने पहले से तय करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये किया था। दूसरा, इसको अगर दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटी बैठी हुई थी,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जब पाकिस्तान बन गया तो वो मुस्लिम जो मुस्लिम लीग से थे, वो मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, उनको वहाँ से जाना था पाकिस्तान। लेकिन उसमें से 30 व्यक्ति, 25 से 30 व्यक्ति ऐसे थे जो उस समय पाकिस्तान नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल रहे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लारी जैसे लोगों ने खुलकर माइनॉरिटी के राइट की बात की, हमने भारत चुना है इसकी बात की, हम तुम भाई भाई हैं उनकी बात की, जिन्ना के विरोध की बात की, पाकिस्तान बट गया वो दूसरे लोग हैं ऐसी बात कही। और कॉन्स्टिट्यूशन में वो माइनॉरिटी नाम के बहुत सारे प्रावधान आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 30 तक डलवा गए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो कर गए। उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लागू हो गया, तो वो धीरे धीरे करके रिज़ाइन करते गए और पाकिस्तान चले गए। आप समझ पाए कि क्या हो रहा था? वो हो रहा था जो जिन्ना चाहता था। फिर उसके बाद नेहरू लियाकत समझौता हो गया, और नेहरू लियाकत समझौते से हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि वो दिल्ली आया। आप सोचो कि हम नहीं गए वहाँ, वो दिल्ली आया लियाकत अली, और लियाकत अली ने समझौता करके ये कहा, या नेहरू ने ये स्वीकार कर लिया, और वो नेहरू लियाकत अली समझौता है, वो भारत और पाकिस्तान की सरकार का समझौता नहीं। तो नेहरू लियाकत अली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू लियाकत अली ने समझौता कर लिया कि यहाँ जो अब मुसलमान रहते हैं उनको यहाँ रखा जाए, और हिंदू जो वहाँ रहते हैं उनको वहाँ रखा जाए। दो घटनाएं सीधी हो गई। इसके बाद जो मुस्लिम वर्ग यहाँ पर था उनको बड़े बड़े ओहदे दिए गए। उन ओहदों में जाकिर हुसैन, जिनके 5 भाई पाकिस्तान, 2 भाई हिंदुस्तान, एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, और ये दोनों ही यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बनवा रही थी उस समय। और इनको उपराष्ट्रपति, चांसलर, चांसलर के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति। और ऐसे ही मौलाना आज़ाद, जब पाकिस्तान बन रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आज़ाद थे, और उधर जिन्ना ले ही रहा था तो इधर भी बैठते और उधर भी बैठते। मौलाना आज़ाद को गांधी जी ने हिज्जत करके हटवाया। मौलाना आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसने बताया कि वो क्या कर गए। वो कभी पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कभी स्कूल नहीं गया, कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो मदरसा छाप भारत में, और मतलब सऊदिया के बेस का, सऊदिया की जिसकी पैदाइश है, अरब की जिसकी पैदाइश है, वो यहाँ आकर एजुकेशन मिनिस्टर बना। और उसने क्या नहीं किया? फजल अली उस समय 1956 की स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अध्यक्ष बने। और फजल अली ने जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में चल रहा ना, कि महाराष्ट्र के मराठी बोलने वाले कुछ हिस्से कर्नाटक में, मतलब कन्नड़ बोलने वाले कुछ इसमें, तो उधर भी विवाद चल ही रहा है। वो भी फजल अली उस कमीशन के अध्यक्ष थे। असम और ये जो छोटे प्रदेश, 7 प्रदेश माने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनके बीच में भी जो विवाद है बाउंड्री का, वो फजल अली कर गए। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में जब असम अकॉर्ड साइन किया गया और जो वो विवाद वहां शुरू हुआ, उस समय असम के गवर्नर भी फजल अली। आप सोचिए, ऐसे बहुत सारे इत्तिफाक भारत में होते रहे। तो ये जो चंडीगढ़ में हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस विवाद में कोई दोषी होता तो चंडीगढ़ का मामला जैसे ही खुलकर सामने आया तो गवर्नर, पंजाब का जो गवर्नर है, पंजाब के गवर्नर ने बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से अपने व्यक्तिगत कारण कहते हुए वहाँ इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अब तो सवाल दूसरा खड़ा हो गया। दूसरी बात ये भी है कि जब अनिल मसीह बीजेपी में भी 2021 में ही आए थे, और जब बहुत जल्दी तेजी से कोई तरक्की करता है, बड़ी तेजी से जब जिसको अधिकार मिलते हैं, तो वो कितना चापलूस रहा होगा, और समझदार व्यक्ति न समझ कितना बड़ा रहा होगा कि उसको उठाया और फट 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 फट। ये तीसरी बात उसमें यह है कि जो सोनकर, मिस्टर सोनकर, जिनको बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट बनाया गया था और जो मेयर चुन लिए गए थे अनिल मसीह की वजह से, उन्होंने तत्काल जैसे ही मामले में ये बात सामने आई कि अनिल मसीह का कोई खेल है, उन्होंने तत्काल उस पर इस्तीफा दे दिया था। कोई व्यक्ति अंत तक लड़ता, कहता हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन तत्काल इस्तीफा देने का मतलब ये है कि लोग इनोसेंट थे,
अनिल मसीह खेल खेल रहे थे और ये संभव है कि अनिल मसीह दूसरी तरफ से सेट किए गए हैं। चुनाव का 2024 के चुनाव का समय है और इस चुनाव के समय में कैसे इलस्ट्रेशन तय किया जाए हिंदुस्तान के अंदर कि सरकार को बदनाम किया जाए, केंद्र की सरकार को बदनाम किया जाए। इसका दूसरी बात ये भी है कि मेयर शहर के चुनाव में कभी केंद्रीय टोली हमारे यहाँ से मतलब हमारे देश में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी तो कर सकती है कि वो बहुत छोटी पार्टी है और उनका विवादों में भी लगातार पड़े रहते हैं, तो उनके पास कोई बहुत काम नहीं है, देश भर में स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास एक ही दो स्ट्रक्चर, इसलिए अरविंद केजरीवाल तो उसमें सीधा इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस या बीजेपी के लिए ये सोचना कि मेयर चुनाव में वो सीधा इंटरेस्ट लेंगे, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का मेयर, तो ये थोड़ा मुश्किल काम लगता है, ये कठिन काम लगता है। तो मेरा मानना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की दृष्टि से एक सही कदम उठाया, बैलेट पेपर अपनी अदालत में मंगवाए, बैलेट पेपर देखे गए, बैलेट पेपर पर ये बात एफिडेविट पर उस व्यक्ति से मांगा गया कि तुम क्या कहते हो, उनका स्टेटमेंट लिया गया, अनिल मसीह ने ये बात स्वीकार करी। तो ये बात आती है कि अनिल मसीह कैमरे में रिकॉर्ड करवाते हैं या फिर स्वीकार सुप्रीम कोर्ट में करते हैं और ये बताते हैं उनके पास कोई डिफेंस नहीं थी, ये सब कुछ एक अलग इंडिकेशन कर रहा है। इस व्यक्ति को तो मुझे लगता है जेल के अंदर लंबे समय के लिए जाना चाहिए। लाभ देखने में जिसको होता है, हमारा एक स्वभाव है और वो स्वभाव ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो किसी भी घटना, दुर्घटना या कार्य का लाभ किसको मिल रहा है उसके ऊपर उंगलियां जाती हैं और जिसको लाभ मिल रहा होता है उसके ऊपर स्वाभाविक दृष्टि से प्रश्न खड़ा होता ही है। ये स्वाभाविक है कि उस पर प्रश्न खड़ा होगा, इसलिए ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक मीटिंग करके उस पर टिक लगाए, ये किया वो किया और ये उनकी साजिश। ये वो इतनी पॉलिटिक्स तो करने का अधिकार किसी को भी है, वो पॉलिटिक्स करेंगे, कांग्रेस को भी करना चाहिए, कांग्रेस भी इतनी पॉलिटिक्स तो करेगी। लेकिन मेरा मानना अपना व्यक्तिगत ये है कि ये संभव है कि मनोज सोनकर उसमें मिले हों, ये संभव है कि लोकल वहाँ की जो बॉडी है वो मिली हो, ये संभव है कि अनिल मसीह खुद किसी और के डायरेक्शन पर ये सब कुछ कर रहे हों कि एलिगेशन किस पर लगे, क्योंकि अनिल इतनी बड़ी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो एक चंडीगढ़ मेयर के लिए ऐसा अपने मन से नहीं करेगी का मतलब है कि फिर वो गलत तरीके से वो पकड़ा जाएगा तो फिर वो बदनाम होगी। पूरे देश की जो उनकी इमेज है वो अपनी इमेज को इस आधार पर दांव पर नहीं लगाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 340 का नोटिस जारी करने के लिए रजिस्ट्रार को कहा है कि इनको जारी करिए और इनसे पूछिए क्यों ना इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जाए। देश को गुमराह करना, डेमोक्रेसी की हत्या करना, देश को गलत दिशा दिखाना और गलत तरीके से चुनाव करवाना। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को 340 की प्रोसीडिंग के दौरान एक, या फिर मैं कहूँ कि केंद्र सरकार को इस विषय पर कठोर कानून पास करने चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी की तरह के लिए फेवर कर रहा हो, वो सपा के लिए कर रहा हो, वो बसपा के लिए कर रहा हो, वो कांग्रेस के लिए कर रहा हो, या वो आम पार्टी के लिए कर रहा हो, या कोई भी देश की पार्टी, उसके लिए जो व्यक्ति डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, चुनाव के साथ खिलवाड़ कर रहा हो, उसको कठोर सजाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को हम सबको स्वागत करना चाहिए और स्वागत करते समय ये विचार भी करना चाहिए कि अनिल मसीह ने उसको स्वीकार क्यों कर लिया। ये विचार करना चाहिए कि अनिल मसीह अभी हाल ही में बीजेपी में आया था, ये स्वीकार करना, ये इस पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि इन कैमरा वो क्यों ऐसा कर रहा था। ये बहुत सारे प्रश्न जो अभी सामने हैं उन पर भी विचार करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।